हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो बनाएंगे। इससे पहले नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के 3 वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश किया। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 4 वीडियो में हम फिनिश करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये AIPMT 88 का क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 कॉपर के वायर्स दिए हुए हैं और इन वायर्स के लिए मासेस का रेशो हमें दिया गया है M1:2, M2:3, 1:3:5 और इनकी लेंथ का रेशो दिया हुआ है 5:3:1। रेजिस्टेंस का रेशो हमसे पूछा है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं ρL/A फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ एरिया नहीं है हमारे पास। तो एरिया को कैसे निकालें? उसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है और वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, यानी कि डेंसिटी हो गई मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से एरिया निकल गया M/dl। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला मिल जाएगा ρL/m/dl, यानी कि रेजिस्टेंस हो गया ρd L²/m। इस फॉर्मूले में हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है L²/m के, यानी कि रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा वो होगा L1/m1, L1²/m1 इज टू L2²/m2, L3²/m3। अब जरा देखें, हमें लेंथ का जो रेशो दिया था क्वेश्चन में वो हमें दिया था 5:3:1। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और मासेस का रेशो 1:3:5। इसको सॉल्व करें तो ये 25:3:1/5। 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 125:15:1, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIPMT 88 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें 2 बैटरी दी गई हैं जिनका EMF 4 वोल्ट और 8 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम है। इसमें स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है। 8 वोल्ट वाली बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्वेश्चन में 2 ओम दिया है, डायग्राम में 1 ओम है, तो उसको ठीक कर लेंगे। ये 2 ओम है। अब हमसे पूछा है कि एक तो सर्किट में करंट कितना होगा और PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो करंट के लिए हम जानते हैं टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस से मेरा मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ये जो दोनों सेल हैं, बैटरी हैं, ये दोनों उल्टे जुड़े हुए हैं, रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड हैं। 4 वोल्ट का पॉजिटिव 8 वोल्ट के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो नेट EMF निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 8 - 4 और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 9। तो एक्सटर्नल है और इंटरनल, एक का 1 एक का 2, तो इंटरनल हो गया 3, यानी कि 4/12। तो करंट आ गया 1/3 एम्पियर। रही बात पोटेंशियल डिफरेंस की, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट 1/3 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 है, यानी कि ये हो गया 3 वोल्ट। तो 1/3 एम्पियर एंड 3 वोल्ट, पहला ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन AIPMT 89 में पूछा गया था।
इसमें n इक्वल रेजिस्टर्स दिए गए हैं जिनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया फिर पैरेलल में, तो मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सीरीज में जब जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस को, तो सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, अगर इक्वल वैल्यू के हैं तो एन आर हो जाएगा, और ये मैक्सिमम भी होता है। पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और इसकी वैल्यू आर बाय एन हो जाएगी अगर रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं, और ये मिनिमम हो जाता है। तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का रेशो हमें चाहिए, तो आर मैक्सिमम तो हो गया एन आर और आर मिनिमम आर बाय एन, यानी कि एन स्क्वायर इज टू 1। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये AIPMT 89 में आया। इसमें हमें इलेक्ट्रिक बल्ब दिए हैं, 40 बल्ब हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई से उनको कनेक्ट किया गया। थोड़ी देर में एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, रह गए 39 बल्ब। इन 39 को फिर उसी के साथ सीरीज में उसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो अब इल्यूमिनेशन कौन से केस में ज्यादा होगा। इल्यूमिनेशन मतलब ब्राइटनेस। इल्यूमिनेशन यहाँ करंट पे डिपेंड करेगा, तो जिसमें करंट ज्यादा होगा वहां इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, और करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो इल्यूमिनेशन भी ज्यादा होगा। अब सीरीज में जुड़े हैं तो 39 रेजिस्टेंस जब मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो रेजिस्टेंस 39 आर अगर एक का आर है तो, और जब 40 बल्ब यूज करेंगे तो 40 आर। जाहिर सी बात है 39 बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा तो उनके केस में करंट ज्यादा होगा और इल्यूमिनेशन भी ज्यादा होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 39 बल्ब के केस में इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 89 में पूछा गया। इसमें हमें करंट दिया गया है 2 एम्पियर। कंडक्टर से करंट पास करने पे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट की वैल्यू हमें दे दी गई 80 जूल। टाइम हमें दे दिया गया 10 सेकेंड। रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग हम जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है तो हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट 80, करंट 2, रेजिस्टेंस चाहिए, टाइम 10 सेकेंड, तो आर की वैल्यू हो गई 80/40 यानी कि 2 ओम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 90 में पूछा गया। इसमें हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं, हर एक की वैल्यू है 10 ओम। हर एक कैपेबल है 1 एम्पियर का करंट कैरी करने में। हमें एक सूटेबल कॉम्बिनेशन बनाना है जिसकी वैल्यू पूरे सर्किट की होनी चाहिए 5 ओम, और सर्किट की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 4 एम्पियर का करंट कैरी कर सके। तो ऐसा करने के लिए हमें कम से कम कितने रेजिस्टेंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो भाई एक रेजिस्टेंस हमारा 1 एम्पियर का करंट कैरी कर सकता है, तो कम से कम 4 तो चाहिए 4 एम्पियर के लिए। तो मैं 4 रेजिस्टेंस बनाता हूँ, 1, 2, 3 और 4। ये 4 रेजिस्टेंस हो गए। 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम। तो हर एक 1 एम्पियर का करंट कैरी करेगा, तो टोटल करंट हो गया हमारा 4 एम्पियर। ठीक, लेकिन ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आया वो 10-10 के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका इफेक्टिव हो जाएगा R/N यानी कि 10/4 यानी कि 2.5 ओम, जबकि हमें चाहिए 5 ओम का। तो ऐसा ही एक अरेंजमेंट और बना देते हैं जिसमें हम 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, 10 ओम, 10, 10 और 10, सारे 10 ओम के। तो पहले वाले पार्ट के लिए रेजिस्टेंस 2.5 और दूसरे वाले पार्ट के लिए फिर से 2.5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया
2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 ओम, यही हमें चाहिए था। तो डायग्राम से हमें दिखाई दे रहा है कि हमें ये अरेंजमेंट बनाने में 8 रेजिस्टेंस इस्तेमाल करने पड़े। तो आंसर है 8, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल बैटरी हैं और एक का ईएमएफ दिया गया है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया, तो मैक्सिमम पावर कितनी डेवलप होगी ये पूछा। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, याद कर सकते हैं आप लोग, मैक्सिमम पावर। इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम इस्तेमाल होती है, जो कि ये कहती है कि अगर सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो पावर मैक्सिमम होगी। और पावर मैक्सिमम जो होती है वो होती है हमारी E² अपॉन 4R। यहाँ R पे ध्यान दीजिएगा, मैंने स्मॉल r बनाया है, स्मॉल r से मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ना कि एक्सटर्नल। तो भाई ईएमएफ की बात करें, एक बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो 2 का हो जाएगा 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर। और एक का इंटरनल 1 है ना, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। अच्छा, 1 ओम ही है। हम्म, हम्म, दो 1 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि एक का 1 है तो 2 का हो जाएगा 2। तो ये हो गया 16/8 यानी कि 2 वॉट। 2 वॉट इज द मैक्सिमम पावर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIPMT 90 में पूछा गया, 1990 में। इसमें हमें सर्किट दिया गया है और सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालना है। जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं सबकी वैल्यू 1 ओम है, हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बताना है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल वाइज भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देगा कि डायग्राम सिमेट्रिकल है, और जब डायग्राम सिमेट्रिकल होता है तो उसमें लगेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री समझेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है O, और ये भाई देखें तो ये ए बी लाइन के अकॉर्ड है ना, ये जो सर्किट है हमारा सिमेट्रिकल है। और सिमेट्री पे 2 पॉइंट्स, ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लें और ये नीचे वाला पॉइंट, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो डायग्राम थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। और कनेक्ट करने के लिए हमें जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बीच में से काट लेते हैं इसको, यहाँ इस लाइन के अलॉन्ग अगर काट लें तो पूरा रेजिस्टेंस 1 ओम का था, तो 2 टुकड़ों में बट गया, बराबर बराबर के 2 टुकड़ों में बट गया। तो इधर वाले टुकड़े का 1/2 ओम और इधर वाले टुकड़े का भी 1/2 ओम आ जाएगा। अब इसको डायग्राम बना के समझते हैं। तो नया सर्किट डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। और ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था, ये यहाँ से ऐसे मैंने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम, नीचे है 1 ओम, इधर भी 1 ओम, और ये वाला जो है इसमें ये 1/2 ओम। अब ये वाला मेरा ऊपर वाला 1/2 ओम, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में आ गए। ये पैरेलल में आ गए तो पैरेलल में हम निकाल सकते हैं। पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन शॉर्ट में इसको कर सकते हैं R पैरेलल इज इक्वल टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी कि इसको मैं सॉल्व करूं तो 1/2 इंटू 1/1 प्लस 1, ये 1/3 ओम आ गया। एक और सर्किट डायग्राम बनाया इसको सिंपल करके। तो भाई ये इधर ये वाला है 1 ओम का, नीचे वाला है 1 ओम का, और इधर एक रेजिस्टेंस जो हमने सॉल्व करके निकाला ये 1/3 ओम का है।
और बिल्कुल सेम अरेंजमेंट इधर बनेगा, उसको मैं बना नहीं रहा, अंडरस्टूड है। तो ये 1/3, ये वाला 1/3 और ये 1 ओम, ये दोनों आ गए आपस में सीरीज में। और जब ये सीरीज में आ गए तो 1 और 1/3 सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, नीचे 1 ओम और ऊपर ही जुड़ के आ जाएगा 4/3 ओम। अब ये फिर से पैरेलल में आ गए, इनको सॉल्व करें पैरेलल में, तो 4/3 इंटू 1/4/3 + 1, ये ऊपर हो जाता है हमारा 4/3 और नीचे हो जाता है 7/3। तो ये हो गया हमारा 4/7 ओम। अब ये इधर वाले पार्ट का हाफ पार्ट का आया 4/7 ओम, ऐसे ही इधर वाला पार्ट भी है बिल्कुल इसी के ठीक इसी के जैसा, तो उसका भी 4/7 ओम होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आधा पार्ट कैलकुलेट कर लिया, दूसरे आधे पार्ट का भी उतना ही होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस या आर इफेक्टिव की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4/7 ओम प्लस 4/7 ओम, यानी कि 8/7 ओम। 8/7 ओम इज द आंसर, और इसके हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो एक अप्रोच हुई। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो समझे जरा। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिकल सर्किट डायग्राम होता है, तो इस केस में यहाँ जो पॉइंट है इसको डिटैच भी कर सकते हैं। डिटैच करके सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट मेथड है, उससे सॉल्व हो जाएगा ये। इसको, ये है मेरा सर्किट डायग्राम, ये। अब मैं यहाँ से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अगर ओ पॉइंट को डिटैच करके ऊपर उठा दूं तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ए, ये बी, इधर 1 ओम, इधर 1 ओम, यहाँ पे भी 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, और ये वाला 1 ओम, 1 ओम। तो ऊपर वाले जो दोनों 1 ओम के रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इसको, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये मिलके बन गया 2 ओम। अब नया सर्किट डायग्राम बनाए, तो ये नीचे ये वाला 1 और ये वाला 1, ये भी मिलके हो गया 2 ओम। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नीचे है 2 ओम और इधर 1 ओम, 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम और ऊपर फिर 2 ओम। अब यहाँ पे ये जो 2 ओम है और ये जो 1 ओम है, ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आ गए, इनका हो जाएगा 2 × 1/2 + 1, यानी कि 2/3 ओम। अब नया सर्किट डायग्राम बनाते हैं। नीचे ये वैल्यू 2 ओम, साइड में ये 1 ओम, इधर भी साइड में 1 ओम, और ऊपर सॉल्व होके आया 2/3 ओम। ये 2/3, ये वाला 2/3, ये 1 और ये 1, ये तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में इनका हो जाएगा 1 + 2/3 + 1, यानी कि 8/3 ओम। नया सर्किट डायग्राम फिर से देखते हैं एक बार। नीचे 2 ओम और ऊपर एक पैरेलल में 8/3 ओम। ये 8/3 और 2 पैरेलल में, तो 8/3 × 2 / 8/3 + 2। तो ये हो गया हमारा ऊपर 16/3 और नीचे 3 × 2 = 6 और 6 × 8 = 14।
14/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 16/14 यानी कि 8/7 ओम। फिर से वही आंसर आया। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, है ना, आपको जो अच्छा लगे आप वो प्रेफर कर सकते हैं। फिर से आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं भाई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, AIPMT 91 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी पूछी है। तो चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये याद कर लीजिए आप लोग, ये मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, यानी कि ये फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड में होती है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 92 का क्वेश्चन है। बैटरी दी गई है हमें, EMF दिया है इसका 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम करनी है हमें, तो उसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया मैक्सिमम पावर थ्योरम, पावर मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमम पावर थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं। और मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहती है कि पावर को अगर मैक्सिमम करना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। एक्सटर्नल की वैल्यू पूछी है, इंटरनल की दे रखी है 0.5 ओम, क्योंकि इंटरनल 0.5 है तो एक्सटर्नल भी 0.5 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 93 में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम और 4 ओम। 3 ओम वाले में करंट हमें दे दिया, 0.8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो V इज इक्वल टू IR अगर इस्तेमाल करें तो 0.8 इंटू 3 यानी कि 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डेवलप हो जाएगी। क्योंकि ये 3 ओम वाला रेजिस्टर 6 ओम वाले के साथ पैरेलल में है, तो इसमें भी 2.4 वोल्ट ही डेवलप होगा। और अगर इसके लिए हम दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लें, तो 3 और 6 के दोनों रेजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, 3 इंटू 6/3 + 6 यानी कि 18/9, ये आ गया 2 ओम। तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इधर 2 ओम और आगे 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम आपस में कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अप्लाई किया हुआ है हमने, इसके अक्रॉस 2 ओम वाले के अक्रॉस 2.4 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है, इसके अक्रॉस कितना आएगा। तो मैं इसमें नामकरण कर लेता हूँ भाई रेजिस्टेंस का। पहले वाले को मैं मान लेता हूँ R1 और दूसरे वाले को मैं मान लेता हूँ R2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, हमें साफ दिखाई दे रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहता है, तो इसमें करंट सेम रहेगा। अब पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू IR। अब I तो सेम हो गया दोनों के लिए, V डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी वोल्टेज ज्यादा। और रेजिस्टेंस का रेशो हमें दिखाई दे रहा है R1 और R2 का 2:4 यानी कि 1:2। तो वोल्टेज का रेशो भी आएगा 1:2, यानी कि सेकंड केस में जो वोल्टेज होगी वो पहले वाले की डबल होगी। पहले वाले में वोल्टेज है 2.4, तो दूसरे वाले में वोल्टेज होनी चाहिए 4.8 वोल्ट। 4.8 वोल्ट इज द आंसर। ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AIPMT 93 का क्वेश्चन। इसमें हमें तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, हर एक की वैल्यू 4 ओम है। तीनों को ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग अरेंज कर दिया गया है। तो किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है। चलिए निकालते हैं भाई। तो ये एक ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ, और इस ट्राइंगल में हर एक साइड पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है।
ये 4 ओम, इधर भी 4 ओम और नीचे भी 4 ओम। यहाँ मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, यहाँ पॉइंट बी। अब मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो साफ दिखाई दे रहा है हमें डायग्राम में कि जो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये वाला और ये वाला, सीरीज में है। तो इन दोनों का नेट 8 ओम आ जाएगा, और ये जो ऊपर वाला 8 ओम है नीचे वाले 4 ओम के साथ पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4/8+4, यानी कि 32/12, 8/3 ओम। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 94 में पूछा गया, इसमें हमें एक बल्ब दिया गया है, बल्ब के लिए पावर दे दी गई 60 वाट और वोल्टेज दे दी गई 220 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, V²/R। तो R हो गया V²/P, वोल्टेज है 220 और पावर है 60, तो 48400/60, ये सॉल्व होके आता है 807 ओम। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 94 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें मटेरियल्स दिए हुए हैं, मटेरियल्स का सेट दिया हुआ है, 3 मटेरियल्स का सेट बना के दिया हुआ है चारों ऑप्शंस में। हमसे पूछा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। तो इस हिसाब से देखा जाए, पहले ऑप्शन में तीनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन पहले 2 मेटल्स हैं और तीसरा वाला जो है सोडियम क्लोराइड, वो एक आयनिक कंपाउंड है, वो मेटल नहीं है, कंडक्टर नहीं है। अच्छा, कॉपर, जर्मेनियम और मरकरी, सेकंड ऑप्शन में जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है, तो वो कंडक्टर नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखें, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेटल्स भी हैं। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चौथे ऑप्शन में देखें तो सिलिकन जो है वो सेमी कंडक्टर है, और डायमंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इन तीनों को कॉइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए केमिस्ट्री में इन्हें कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टिंग वायर में, तो करंट कितना कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। AIPMT 94 का क्वेश्चन, करंट हमसे पूछा है। करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, I = Q/T, और Q को मैं लिख सकता हूँ NE, तो हो गया NE/T। N की वैल्यू हमें दे दी 10⁻7, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पर सेकंड की बात कर रहा है, तो टाइम 1 सेकंड हो गया, तो करंट निकल के आता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻12 एम्पियर। ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 94 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सर्किट दिया हुआ है हमें, और हमसे पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के अक्रॉस। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये सर्किट, लेकिन है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सा सर्किट है। इसको सॉल्व करेंगे, ओरली सॉल्व हो जाएगा। ये इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने इनको यूज कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो अब इनका यूज नहीं, इसलिए मैं काट दे रहा हूँ इनको। तो ये आएगा 6 ओम। ये जो 6 ओम आया, ये इस 6 ओम के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो फिर इनका आएगा 3 ओम। यहाँ लिख लेते हैं 3 ओम, ठीक है। इसको भी काट देते हैं, सॉल्व हो गया, तो अभी बन गया 3 ओम। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 फिर से बन जाएगा 6, और वो 6 इस 6 के साथ पैरेलल में हो जाएगा 3, वो 3 इस 3 के साथ हो जाएगा 6, और वो 6 इस 6 के साथ हो जाएगा 3। ये वाला 3 इस 3 के साथ 6 ओम बना देगा। तो फाइनल सर्किट जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, नीचे तो 3 ओम ए और बी के बीच में, और ऊपर पूरा का पूरा सॉल्व होके जो आएगा ये 6 ओम आया। तो 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 इंटू 3/6 प्लस 3, यानी कि 18/9, यानी कि 2 ओम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन में ये AIPMT 94 का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वायर दिया हुआ है, वायर की लेंथ हमें दे दी 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और करंट हमें दे दिया 4 एम्पियर, बैटरी का वोल्टेज भी दे दिया 2 वोल्ट, और हमसे रेजिस्टिविटी पूछी है। तो देखिए, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस V अपॉन आई भी होता है और रेजिस्टेंस रो एल बाय ए भी होता है। इसको सॉल्व करें तो रो की वैल्यू आ गई V इंटू ए अपॉन आई इंटू एल। अब वोल्टेज जो हमें दी वो दी 2 वोल्ट, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁶, है ना। करंट हमें दिया 4 एम्पियर और लेंथ हमें दी 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻², 50 सेंटीमीटर ही दी है, हाँ जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी 2 इंटू 10⁻⁶, और नीचे हो गया 200 इंटू 10⁻², ये आ गया 1 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। AIPMT 95 का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक कैपेसिटर दिया है जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है। कैपेसिटर की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड, वोल्टेज जो हमने दी इसको वो 400 वोल्ट, है ना। उसके बाद इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 किलो ओम, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ ओम। कह रहे हैं हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। भाई जब इसको रेजिस्टेंस के थ्रू दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट कर दी जाएंगी तो जितनी भी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करेगा वो सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी हीट की फॉर्म में, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, हाफ CV²। सारी एनर्जी लॉस हो जानी है तो हाफ C की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁶, और वोल्टेज 400 है तो 400 का स्क्वायर, और ये सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व हो क्या आएगा 0.32 जूल। इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक हीटिंग कॉइल दी है। हीटिंग कॉइल मतलब रेजिस्टेंस ही मान सकते हैं। उसके लिए पावर दी है 400 वॉट, है ना। वोल्टेज जो हमने अप्लाई की 220 वोल्ट। इसमें क्या किया गया, कॉइल जो थी उसको 2 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया, उसके बाद दोनों टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ दिया सेम सोर्स के साथ। तो अब एनर्जी लिबरेट कितनी होगी, मतलब पावर कितनी हो जाएगी, है ना। देखते हैं, चलिए। एक रेजिस्टेंस है, मतलब कॉइल है, ये मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू R है। इसको 2 टुकड़ों में काट दिया, जब 2 टुकड़ों में काट दिया तो लेंथ बराबर बढ़ जाएगी, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। जब लेंथ बराबर बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो जाएगा, एक टुकड़े का R/2 और दूसरे टुकड़े का R/2। अच्छा, अब इन टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ दिया, आपस में दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। एक की वैल्यू R/2, दूसरे की वैल्यू R/2, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 इंटू R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2, यह आ गया R/4, यानी कि रेजिस्टेंस हो गया 1/4। रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, पावर कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला देखें, P इज इक्वल टू V²/R होता है। रेजिस्टेंस 1/4 हो गया तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि नई पावर जो होगी वो पुराने वाली की 4 टाइम्स होगी, यानी कि 4 इंटू 100 वॉट, ये हो गया हमारा 400 वॉट। तो नई पावर जो होगी 400 वॉट। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 95 का क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है।
बेसिकली मैं कहूँगा ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं मेटल्स होते हैं, और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मेटल्स के बीच में आपस में जो बॉन्ड होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड, है ना। मेटल्स अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ तो मेटल मेटल का पूछा है, तो ये हो गया हमारा मेटेलिक बॉन्ड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वायर हैं, दोनों का सेम मटेरियल है, सेम मेटल से बने हुए हैं, दोनों की लेंथ भी सेम है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3:1 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशो 3:1 है, मतलब एक मोटा है और एक पतला है। इनको सीरीज में जोड़ दिया। अच्छा, मोटे वाले का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? डायग्राम बना के समझते हैं जरा। ये एक तार मैंने ले लिया मोटे वाला, और एक तार मैंने ले लिया पतले वाला। दोनों की लेंथ बराबर है ना। और मोटे वाले का रेजिस्टेंस जो है वो हमें क्वेश्चन में दे दिया 10 ओम है। भाई हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मतलब रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टिविटी तो यहाँ इफेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। रेजिस्टिविटी मेटल पर डिपेंड करती है, मेटल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम है और लेंथ भी सेम है। तो यहाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, यानी कि मोटे वाले का रेजिस्टेंस कम। अब देखें जरा इसमें और थोड़ा ध्यान दें, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशो 3:1 है, तो रेजिस्टेंस का रेशो 1:3 होगा। यानी कि दूसरे वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले का 3 गुना होगा। अब पहले वाले का 10 ओम है तो दूसरे वाले का 30 ओम हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 ओम प्लस 30 ओम, यानी कि ये हो जाएगा 40 ओम। तो 40 ओम इज द आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन AIPMT 95 में आया हुआ। इस क्वेश्चन में एक नेटवर्क दिया हुआ है हमें रेजिस्टेंस का, है ना। हर एक की वैल्यू 2 ओम है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो ये जो डायग्राम है ये इंडिकेट कर रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट है ना। याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स आप भी, ये स्टार फॉर्म में जो बना मिलता है ये व्हीट स्टोन को इंडिकेट करता है। और भी बहुत सारी फॉर्म होती है व्हीट स्टोन की, सारी अभी डिस्कस नहीं कर सकते, आने वाली वीडियोज में बता दूंगा मैं आपको। अभी के लिए इसको सॉल्व करके देखें। या आप मेरी एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर आपको किसी सर्किट में 5 रेजिस्टेंस या 5 कैपेसिटर एक साथ कनेक्टेड दिखाई दें, तो सबसे पहले आप चेक किया कीजिए कि कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट तो नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? वो आप रेशो से चेक कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस का रेशो सेम आ रहा है या कैपेसिटेंस का रेशो सेम आ रहा है तो वो बैलेंस कंडीशन हो जाती है व्हीट स्टोन ब्रिज की। यहाँ हम देखें तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये वाला 2 ओम, है ना। अच्छा, ये एक सेकेंड, ये वाला 2 और 2 दोनों का रेशो 1:1 है, और ये वाला 2 और 2 इनका भी रेशो 1:1 है। तो रेशो जैसे हमने पढ़ा था ना, P/Q = R/S, तो करंट फ्लो नहीं करता कैलकुलोमीटर में, ऐसे यहाँ R1/R2 = R3/R4 है। तो ये जो बीच वाली ब्रांच है ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है क्वाड्रिलेटरल के, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये इनइफेक्टिव है, बेकार है। अच्छा, बाकी की बात करें तो बाकी फिर सॉल्व हो सकते हैं बड़े इजीली। इसमें ये वाला जो 2 ओम है और ये वाला 2 ओम, ये दोनों आ गए सीरीज में। करंट दोनों में सेम रहेगा। करंट ए पॉइंट से जो जाएगा ट्रेवल करके वो इसमें आ जाएगा, दोनों में करंट सेम है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, इनका हो जाएगा 4 ओम। ऐसे ही नीचे वाले ये दोनों, इनका भी हो जाएगा 4 ओम। अब ये ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 आ गए पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा पैरेलल में 4 × 4/4 यानी कि 16/8, यानी कि 2 ओम। 2 ओम इज द आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज द
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये AIPMT 96 का क्वेश्चन, इसमें फिर से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किस किस पॉइंट्स के बीच में, इन पे ध्यान दीजिए, कौन से पॉइंट्स के बीच में पूछा है। ए और डी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जिन भी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन पॉइंट्स को आपस में एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए। एक इमेजिनरी बैटरी बना लेता हूं मैं, ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये अब जरा समझें, इस बैटरी से जो करंट ट्रेवल करेगा, वो करंट ए से होता हुआ जाएगा, आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा और फिर डी पे आके वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। अब ये जो सी पॉइंट से लगा हुआ रेजिस्टेंस है, ये वाला 10 ओम, और ये बी पॉइंट से लगा हुआ 10 ओम, ये लूप का पार्ट नहीं है, ये क्लोज सर्किट का पार्ट नहीं है, तो इसमें करंट ट्रेवल नहीं करेगा। करंट हमेशा क्लोज लूप में ट्रेवल करता है, आगे रास्ता नहीं है तो करंट ट्रेवल नहीं करेगा। अब इन दोनों को इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी को सॉल्व कर सकते हैं। जब करंट जो यहाँ से करंट आएगा, वो करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो सारा का सारा करंट नीचे जाएगा। अब इस वाले में जो करंट जाएगा वही करंट इस वाले में जाएगा, R2 में जो करंट जाएगा वही R3 में जाएगा। तो दोनों में सेम करंट ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये सीरीज में हो गए। ऐसे ही जो करंट R6 में जाएगा वही करंट R5 में जाएगा, तो ये R6 और R5 भी सीरीज में हो गए। तो ये वाला 10 और ये वाला 10 ये मिलके हो जाते हैं 20 ओम, और ऐसे ही ये वाला 10 और ये वाला 10 ये मिलके ये भी हो जाएंगे 20 ओम। ये ऊपर वाला 20 और नीचे वाला 20 पैरेलल में आ जाएंगे, इनका इफेक्टिव 10 ओम। इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं तो इफेक्टिव उनका आधा हो जाता है। तो ऊपर भी 20 है नीचे भी 20 है, दोनों पैरेलल में, इसलिए नेट हो जाएगा 10 ओम। तो फाइनल सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, पहले 10, बीच में 10 और लास्ट में फिर 10। तो 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया इनका 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी के 30 ओम। 30 ओम इज द राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो बल्ब दिए हुए हैं और इन दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस का रेशो प्रोवाइडेड है। रेजिस्टेंस का रेशो हमें दिया है दोनों बल्ब का 1:2। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं पावर का रेशो कितना होगा। दोनों को सीरीज में लगा दिया तो पावर का रेशो कितना होगा। यहाँ सीरीज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर का एक फॉर्मूला I²R भी होता है और पावर का एक फॉर्मूला V²/R भी होता है। स्टूडेंट्स जब सीरीज में हो तो ये पहले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो फिर ये सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब इस क्वेश्चन में साफ कहा गया सीरीज है तो पहले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और पहले वाले फॉर्मूले को देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पावर जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जो रेशो रेजिस्टेंस का होगा यानी कि 1:2 वही रेशो पावर का होगा। पावर का रेशो भी 1:2 होगा। इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू AIPMT 97 का क्वेश्चन है। तो किलोवाट आवर 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किलोवाट आवर आप लोग जानते भी होंगे, यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। बता भी दूं मैं आपको, पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी हो गई हमारी पावर इनटू टाइम। 1 किलोवाट और ये 1 आवर ले लिया जाए तो बनता है 1 किलोवाट आवर। वैल्यू बेटा इसकी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है, या यहाँ ऑप्शन से मैच कराने के लिए हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल। इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, जिसे आप 1 यूनिट कहते हैं। तो आंसर हो गया हमारा सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये AIPMT 97 का क्वेश्चन है। इसमें एक बल्ब दिया गया है, बल्ब की पावर दे दी गई, बल्ब की वोल्टेज दे दी गई। पावर हमें दी है 100 वाट,
वोल्टेज हमें दी है 200 वोल्ट। अच्छा, इसको कनेक्ट कर दिया गया 160 वोल्ट के साथ। तो कह रहे हैं अब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो वोल्टेज चेंज कर दी, पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जरा समझते हैं भाई। वोल्टेज में अगर आप देखें तो पहले 200 वोल्ट थी और बाद में ये 160 वोल्ट हो गई। तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू 200 बाय 160, या V2 बाय V1 इज इक्वल टू 160 बाय 200, या 4 बाय 5, है ना। तो ये जो है हमें दिखाई दे रहा है कि V2 इज 4 बाय 5 टाइम्स ऑफ V1, यानी कि वोल्टेज हो गई 4 बाय 5 टाइम्स, फाइनल वोल्टेज इनिशियल की 4 बाय 5 टाइम्स हो गई। और पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R होता है। जब इसको वोल्टेज को हमने 4 बाय 5 टाइम्स कर दिया तो पावर जो है वो 4 बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगी, इतने टाइम्स हो जाएगी। स्क्वायर क्यों किया मैंने, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, आपको फिर बता देता हूँ। बेटा इधर पावर 2 लगी हुई है तो उधर हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो ये पावर P डैश हो जाएगी 4 बाय 5 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ P, यानी कि 16 बाय 25 टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर, जो कि हमें कितनी दी थी क्वेश्चन में, 100 वॉट दी थी, यानी कि 100। तो 25 4 जा 100 और 16 4 जा 64 वॉट। तो 64 वॉट इज द आंसर, है ना। पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये प्रोपोर्शनैलिटी से क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं अगर आप ध्यान दें तो। जैसे फिर वही काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बताऊं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर स्पीड डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 2 की पावर 2 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पावर 2 लगी हुई है इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मोमेंटम की बात करें P इज इक्वल टू एम वी, तो अगर स्पीड को या वेलोसिटी को मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मोमेंटम 2 टाइम्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। तो 2 की पावर 1 मतलब 2, और यहाँ पावर 2 थी तो 2 की पावर 2 लगाना पड़ा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में वोल्टेज 4 बाय 5 टाइम्स हो गई। अब पावर हमें पता करनी है कितनी हो गई, तो क्योंकि यहाँ वोल्टेज पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 4 बाय 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें उधर। ठीक है, तो 64 वॉट इज द आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया गया है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ है। हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन से पोर्शन में है ये बताना है। तो AIPMT 97 का क्वेश्चन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो मैं आपको बता दूं, VI ग्राफ में या IV ग्राफ में स्लोप से मिलता है रेजिस्टेंस, स्लोप प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस। हमें पता करना है रेजिस्टेंस कहाँ नेगेटिव होगा, कौन से रीजन में नेगेटिव होगा। तो जहां स्लोप नेगेटिव होगा वहीं पे रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। और यहाँ ग्राफ में CD पार्ट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो CD पार्ट जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन स्टूडेंट्स को ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं है ना, जो नहीं जानते कि स्लोप कैसे निकालते हैं, उनके लिए मैं अलग से पूरा टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। बहरहाल अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि जब स्लोप निकालना हो जिस भी पोजीशन पे, वहाँ टेंजेंट बना सकते हैं, और टेंजेंट हम बनाएंगे CD पॉइंट पे। तो यहाँ एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है। अगर ये एंगल टेंजेंट का एंगल 90 से ज्यादा आता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, और अगर 90 से कम आता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन में टेंजेंट का जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो CD पार्ट का स्लोप नेगेटिव है, इसलिए CD पार्ट का रेजिस्टेंस भी नेगेटिव है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT में 2 बार पूछा गया, एक बार 97 में और 92 में। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, किरचॉफ के लॉ पे बेस्ड है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये हमें बताना है। तो 12th क्लास में थ्योरी में भी स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, टीचर्स लिखवा देते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का,
वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सेकंड के बारे में भी बता दूं, सेकंड लॉ जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। यहाँ फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ पूछा है किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 97 पे आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सर्किट दिया हुआ है हमें और हमें बताना है कि कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा। तो देखें, करंट निकालने का एक ही तरीका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये 3 ओम और 3 ओम सीरीज में है, तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम, और ये जो 6 ओम आया ये 3 ओम के साथ पैरेलल में है, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 यानी कि 18/9 2 ओम। करंट हो गया V अपॉन R इफेक्टिव यानी कि 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये AIPMT 77 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में 3 वायर दिए हुए हैं कॉपर के, तीनों की लेंथ अलग अलग है, तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। हमें बताना है कि कौन से केस में रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए होता है। इस फॉर्मूले में हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। हमें तो कम चाहिए, तो हम देखेंगे लेंथ सबसे कम किसकी है। तो 3 केसेस में, पहले वाले केस में लेंथ है L, दूसरे केस में 2L, तीसरे केस में L/2, तो इसमें लेंथ सबसे कम है। अच्छा, फिर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो अब देखेंगे एरिया सबसे ज्यादा किसका है, पहले वाले केस में एरिया A, दूसरे में A/2, तीसरे में 2A, तो फिर इसी केस में एरिया भी सबसे ज्यादा है। क्योंकि एरिया सबसे ज्यादा है और लेंथ सबसे कम है, तो तीसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ऑप्शन देखें तो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2A है ना, तो 2A वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये AIPMT 98 में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 5 डिग्री का राइज देखने को मिलता है टेम्परेचर में जब किसी कंडक्टर से करंट पास करते हैं। अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो टेम्परेचर में कितना राइज होगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रेस्पॉन्सिबल है और हीट का फॉर्मूला है ना I²RT होता है। हीट का ही फॉर्मूला mc∆T भी है कैलोरीमेट्री से, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों फॉर्मूले से कि करंट का स्क्वायर और चेंज इन टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हम लिख सकते हैं ΔT इज प्रोपोर्शनल टू I²। फिर से प्रोपोर्शनलिटी से डायरेक्ट हो जाएगा। अब हमसे कहा गया कि करंट को कर दिया डबल, क्वेश्चन में कहा गया करंट को कर दिया डबल यानी कि 2 टाइम्स। जब करंट को 2 टाइम्स कर दिया तो इधर टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर में चेंज 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इधर पावर 2 लगी हुई है, फिर वही बात प्रोपोर्शनलिटी वाली, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि बाद वाला टेम्परेचर चेंज इनिशियल वाले का 4 टाइम्स होगा। पहले वाले केस में जो टेम्परेचर चेंज था वो 5 डिग्री सेल्सियस का था, तो अब होगा 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज, यानी कि करंट को डबल करने पे जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो 20 डिग्री सेल्सियस का आएगा। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को, है ना। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। इस चैप्टर में 4 वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है ना। इसके बाद हम 3 वीडियोस और बनाएंगे जिसपे हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।